हमारे हिंदुस्तान में फिल्मों से बड़ी ऑडियंस गानों की है। पैसे एक्टर्स के बराबर है या बहुत बड़ा गैप है? जमीन आसमान भी नहीं है, जमीन के नीचे कई राइटर पड़ा हुआ है और ये लोग आसमान पे हैं। इससे हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, इससे फिल्मों का नुकसान भी हो रहा है। आपने मेरा एक गाना सुना होगा, कभी जो बादल बरसे। बिल्कुल। आपको याद ही नहीं होगा वो कौन सी फिल्म है, क्योंकि चीज़। मुझे खुद याद नहीं है। तकरीबन 50 करोड़ लोग गाने सुनते होंगे, फिल्में वही 3.5 करोड़ लोग देखते हैं। गानों से कितना फायदा होता है फिल्म को, तो ऑब्वियसली प्राइस बहुत होनी चाहिए। एक्टर है वो भी राइटिंग पे ही टिका हुआ है। जिस फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चलती नहीं है। अकेले लिरिक्स के साथ नहीं, म्यूजिक के साथ भी नाइंसाफी हो रही है। जिंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो। आज इबादत रूबरू हो गई है, जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गई है। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं सोशलाइज। मैं हूं आपके साथ निहारिका। हम लोग हर थर्सडे 8 बजे आपको मिलवाते हैं एक शानदार कलाकार से, और आज हमारे साथ हैं एक लिरिसिस्ट AM तुराज साहब। आपने इनके बहुत सारे गाने सुने हैं, आपकी प्लेलिस्ट इन्हीं की देन है। रोमांटिक गाने हो, कभी दिल टूटा हो तो भी आपने इनके गाने सुने होंगे, और कभी मस्ती में झूमे होंगे तो भी इनके गाने सुने होंगे। वेरी वेलकम टू अनकट। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का और आपका, जो हमने काम किया है हम उसको आपके थ्रू और आपके चैनल के थ्रू या और दिग्गर जो है प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू इस लोगों तक इसको पहुंचा सकें, तो ये भी एक काम का हिस्सा ही है। तो ऑब्वियसली जी। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ आपके नाम का मतलब क्या है, बिकॉज मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। जी हाँ, ये बिल्कुल नया नाम है और इसका मतलब AM तो मेरा जो है वो आस मोहम्मद मेरा नाम है, और जो मेरा डॉक्यूमेंट्स में नाम है। और तुराज जो है ये TURAZ, ये तुराज का मीनिंग होता है एक्चुअली नक्श निगार। नक्श निगार मीन्स, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जाने के बाद याद रहने वाला, अनफॉरगेटेबल भी इसको कह सकते हैं। और जो अपनी छाप छोड़ दे, ये इसका मतलब है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत नाम है ये। जी बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं आपके रीसेंट प्रोजेक्ट के बारे में, हीरा मंडी के बारे में बात करते हैं। संजय लीला भंसाली का प्रोजेक्ट है तो लोग उसके सेट्स की बात कर रहे हैं। उसके अलावा संजय लीला भंसाली के प्रोजेक्ट्स में उनके गाने भी बहुत फेमस होते हैं, और आपने कई फिल्में, कई प्रोजेक्ट्स उनके साथ किए हैं, और ये शायद आपका 4th कोलैबोरेशन है उनके साथ। नहीं, ये तो हमारे बीच में और भी कई सारे हुए हैं। जी हाँ, ये वैसे रिलीज तो 4th ही है। हाँ, रिलीज 4th है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए, हीरा मंडी का आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? देखिए, एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, जैसा कि हर फिल्म में उनके साथ एक्चुअली उनके साथ काम करने का मुझे बहुत मज़ा इसलिए आता है क्योंकि इंडस्ट्री थोड़ी सी भी चेंज हो गई है। बाकी जगह मोस्टली धुनों पे काम होता है। संजय जी के यहाँ जो उनके यहाँ एक स्टाइल है, वो पहले लिखवाते हैं। मोस्टली कुछ कुछ गाने धुन पे भी होते हैं, वो पहले लिखवाते हैं, उसके बाद कंपोज करते हैं, और वो एक लाइव सेशन चलता है, म्यूजिशंस रहते हैं, सिंगर्स होते हैं, वो सिटिंग्स होती हैं, तो वो बहुत मज़ा आता है। बाकी जगह ऐसा कम होता है। धुन आ गई, मेल कर दी, उसके बाद हमने लिख के गाना वो मेल कर दिया, डिस्कशन हो गया, तो मोस्टली गाने घर बैठ के ही हो जाते हैं। तो उनके यहाँ जो है वो लाइव सेटिंग्स होती है, तो वहाँ उनके साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और वो थोड़ा सा मेरी जो पोइट्री है जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ, तो उस पर भी थोड़ा वो तवज्जो देते हैं और ध्यान देते हैं, और वो सुनते हैं बात और वो लेते हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ। कितने गाने हैं सर हीरा मंडी में टोटल? हीरा मंडी में टोटल गाने तो मेरे ख्याल से 10 गाने हैं, और उसमें से तकरीबन सारे मैंने ही लिखे हैं। तकरीबन क्या, एक दो गाना जैसे वो शकलबंद जो आया है पहले, तो वो एक ठुमरी यूज़ की है, वो पुरानी ही बंदिश है, तो वो यूज़ की है, और बाकी सब गाने उसके मैंने ही लिखे हैं। तिलस्मी बाहें अभी रिलीज हुआ है कुछ समय पहले, आप हमें बताना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे सबसे पहले तो उसका मतलब क्या होता है और वो किस मूड में लिखी गई है? तिलस्मी बाहें तो इसका मतलब सीधा सीधा है, तिलस्म कहते हैं जादू को, और तिलस्मी बाहें जादुई बाहें, और यही मतलब है इसका। और वो एक मूड क्या, थोड़ा सा एक ये था कि वो बहुत ही मस्ती में है और वो खुश है किसी चीज़ को लेके, तो वो उसको गाना था। चूँकि वो एक इस तरह का बाज़ार है हीरा मंडी, जैसा कि बताया भी जा रहा है,
तो वो उस जगह को हमने जहन में रखा कि इसके कुछ नुएंसेस वहाँ के जो वो जगह है वो होनी चाहिए। और चूँकि ये 1947 के टाइम का इसमें जो वो एरा है, तो उस तरह की वो ज़बान भी हमने कोशिश की कि उस टाइम अच्छी खासी गाढ़ी पोइट्री होती थी, और आज भी अच्छी पोइट्री होती है, ऐसा नहीं है। तो वो भी हमने थोड़ा जहन में रखा है कि वो होना चाहिए, तो उसको लिखा है। अच्छा, संजय लीला बंसाली और आपका कोलैबोरेशन पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, और आपने उनकी फिल्म में जितने भी गाने लिखे हैं उनमें से कुछ गाने ऐसे हैं जो लोगों के जहन में बैठ गए हैं। अगर हम गुजारिश की बात करें तो तेरा जिक्र लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद बाजीराव की बात करें तो बाजीराव में लोग आयत, मतलब लोगों को लगा ही नहीं था कि आयत जैसा सॉन्ग इतना वेल रिसीव्ड सॉन्ग होगा, क्योंकि उसमें और भी ऐसे गाने हैं जो बहुत कैची लिरिक्स है जिनके, मगर आयत बहुत सुकून देने वाला गाना है। उसके बाद पद्मावत में आपने काम किया, गंगूबाई में काम किया। तो अपना एक्सपीरियंस बताइए, और जब आप आज व्हेन यू लुक बैक और आप देखते हैं वो गाने जो मेन स्ट्रीम नहीं है, लोग मेन स्ट्रीम में जो आजकल लिख रहे हैं वो वैसे गाने नहीं हैं, बहुत सुकून देने वाले गाने हैं, तो ऐसा काम करने के बाद आपको कैसा फील होता है? देखिए, पहली बात तो फिर अगेन ये संजय जी को ही इसका श्रेय जाता है, क्योंकि वो एक अच्छी पोइट्री लेना चाहते हैं। और मेरी पहली फिल्म से गुजारिश से ही उन्होंने, ये भी मैंने पहले ही लिखा हुआ गाना है मेरा कि तो तेरा जिक्र है या इत्र है जब जब करता हूँ महकता हूँ, तो वहाँ से लेके फिर इवन आयत की तरह जिस पे आपने काफ़ी फोकस किया, और मेरी लाइफ का वो बहुत वो गाना बहुत मायने रखता है, और उसने मुझे बहुत पुश किया आगे की तरफ, और लोगों को बहुत पसंद आया वो। हालांकि वो भी थोड़ा सा यही था कि मैंने पहले लिखा था उसको, और उसके बाद जब मैंने सुनाया है संजय जी को वो, तो उनको पसंद आया, और उन्होंने उसके बाद धुन बनाई, और फिर अरिजीत सिंह ने उसको बहुत खूबसूरत गाया। और संजय जी चूँकि म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, तो वो सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, तो उनके साथ काम करने का एक ये भी बेनिफिट है कि वरना तो क्या होता है कि पहले हम कंपोज़र से गाना पास, मतलब उसको अच्छा लगना चाहिए, उसकी धुन के हिसाब से होना चाहिए, फिर वो डायरेक्टर के पास जाता है, तो आधी चीज़ें वो कंपोज़र मना कर देता है, आधी डायरेक्टर मना कर देता है, तो गाने में कुछ बचता ही नहीं है। यहाँ पर ये एक बेनिफिट है कि संजय जी को मैं जो सुनाता हूँ, तो एक एज ए वो एज ए डायरेक्टर और मोस्टली प्रोड्यूसर भी वो होते हैं, तो एज ए डायरेक्टर ही वो ज़्यादा गाना जो है वो चूज़ करते हैं, तो उसमें मुझे मेरा काम आसान हो जाता है। तो उसके बाद फिर आयत की तरह, और फिर वो गंगूबाई में जब सैया और बाकी के गाने, और उसमें एक गाना बहुत खूबसूरत था जो लोगों ने शायद कम सुना, मुस्कुराहट, जो अरिजीत सिंह ने गाया था। वो भी गाना मेरी लाइफ का, मतलब एज ए राइटर मैं अगर कहूँ तो वो बहुत खूबसूरत लिखा हुआ गाना था, जो कम पहुंचा मुझे थोड़ी सी उस गाने से नहीं, मतलब उसको थोड़ा सा पेश वैसा किया गया, क्योंकि गाना पिक्चर में नहीं था, वो एंड स्क्रॉल में था, तो थोड़ा सा मैं उससे डिसअपॉइंट हुआ था। मगर फिर भी जो इस तरह के गाने सुनने वाले लोग हैं वो सुनते हैं। और एक बात मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपकी चीज़ जो है वो पूरा हिंदुस्तान सुने, है ना। पूरा हिंदुस्तान तो किसी की भी नहीं सुनता, और पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आपका एक ऑडियंस टारगेट होना चाहिए। चूँकि अब हमारे हिंदुस्तान में जो है तकरीबन 140 करोड़ लोग रहते हैं, फिल्में कितने लोग देखते हैं? मुश्किल से 3-3.5 करोड़ लोग फिल्में देखते होंगे, सारी फिल्में मिला के, और हमारी फिल्म के हिस्से में तो 1 करोड़ लोग भी नहीं आते। अगर 1 करोड़ लोग आ जाए तो फिर तो काम ही बन गया सारा, और पिक्चर सुपरहिट हो जाती है। तो सोचिए, हमें टारगेट करना चाहिए कि हमारी फिल्म या हमारे गाने की ऑडियंस 3, 4, 5, 6 करोड़ है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ऑब्वियसली जो लोग मेरे हैं और जो लोग मेरी चीज़ सुनना चाहते हैं, या जिनका टेस्ट उस तरह का है, वो डेफिनेटली वो गाना सुनेंगे। और वो मुस्कुराहट भी लोगों ने, जिन लोगों के लिए मैंने लिखा था, उन्होंने सुना। सबके लिए तो मैं लिखता ही नहीं, मैं क्या कोई भी नहीं लिखता, और ना हम सबके लिए लिख सकते। सबका टेस्ट है, सबकी अपनी एक ऑडियंस है। तो संजय जी के यहाँ भी यही होता है, वो हमेशा कहते हैं कि ये गाना जो है वो वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। तो हमारा वहाँ यही होता है कि नहीं सर, ये एक जो आपकी फिल्म है, जिस टेस्ट की और जिस स्टाइल की, तो उसके हिसाब से गाना जो है परफेक्ट है, और वो आगे तक पहुँचता है। आयत के साथ भी यही हुआ। आयत के साथ भी जब वहाँ डिस्कस करते थे, तो वो गाना जो है बहुत लोगों को पसंद नहीं था। अच्छा जी, और आप देखें भी तो उसको पिक्चराइज भी बहुत थोड़ा सा किया गया पिक्चर में। वो गाने अपने बलबूते पे इंडिविजुअल चला है। और इवन बिनते दिल जो गाना, जैसे मैंने कई जगह और भी कहा है कि बिनते दिल भी सर ने 2-3 दिन के बाद कहा था, नहीं ये बहुत मुश्किल है, हम इसको रखें या ना रखें, और मेरे ख्याल से ये समझ नहीं आएगा। तो वो भी फिर ये हुआ कि उन्होंने वो गाना रखा, और बहुत सारी बातें हुई, तो उसके बावजूद वो गाना चला।
क्योंकि जिस ऑडियंस को सोच के मैंने वो गाना लिखा था उन्होंने वो गाना सुना। उसी की तरह जैसे पद्मावत की बात हो रही है, उसमें आपने काफ़ी जॉनर में सॉन्ग्स लिखे हैं, मतलब जी हाँ। ऐसे सॉन्ग्स जो बहुत ही मिसमैच्ड हैं, बहुत ही अलग फ्लेवर्स के हैं। एक तरफ घूमर भी है, जी। एक तरफ आपने बिनते दिल भी लिखा है, और भी गाने हैं, खली बली है, खली बली वो है, डिफरेंट है बिल्कुल। डिफरेंट है, सबके मूड्स अलग हैं और सबको रिसीव करने वाली ऑडियंस भी अलग है, लेकिन डिलीवर करने वाले आप ही हैं। तो ये नेविगेशन कैसे होता है फ्रॉम वन जॉनर टू अनदर वन, एंड हर तरह की ऑडियंस को केटर कर पाना? देखिए इसमें ऑडियंस तो मैं आपको सच बताऊं कि मैं ऑडियंस सोच के काम नहीं करता। मैं पहले, क्योंकि ऑडियंस तो हमेशा से अच्छी चीज़ सुनना ही चाहती है। ऑडियंस की बिल्कुल गलती यहाँ है ही नहीं। ये हमारी जितनी भी गलती हैं, लोग जो कहते हैं कि आज ऐसे गाने आ रहे वैसे गाने आ रहे, ये सारे गाने जो हैं वो मेकर्स जो हैं, हमारे पब्लिशर्स जो हैं, ये उनकी वजह से आ रहे हैं। ऑडियंस तो आपको उनको जो दीजिए उस तरह की ऑडियंस है और वो उस गाने को सुनती है और आगे बढ़ती है। तो उसमें यही था। तो मोस्टली मैं फिल्म के लिए काम करता हूँ। तो ये जो गाने जैसे पद्मावत का आपने जिक्र किया है, तो उसमें जो अलग अलग जो फ्लेवर आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि संजय जी ने वो अलग अलग सिचुएशंस बनाई हैं। तो हम तो फिल्म के लिए काम करते हैं और गाने के लिए तो देखिए फिल्म होती नहीं है, और फिल्म के लिए ही गाने होते हैं। तो उसमें ये फ्लेवर इसलिए आ पाता है कि वो सिचुएशनल ज़्यादा हम काम करते हैं। मगर एज अ सॉन्ग राइटर, एज अ लिरिसिस्ट, कभी आपको ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान के लिए लिखा जाए, नॉट नेसेसरी संजय लीला भंसाली जी, ऐसे फिल्म मेकर के लिए लिखा जाए जो जस्टिस कर पाए हर वो एक शब्द के लिए जो आपने लिखा है? कभी ऐसा लगता है कि, या किसी फिल्म मेकर के साथ काम करने से ऐसा डर भी लगता है कि कभी क्या हर गाने में लगता है ऐसा, और हर गाने में ऐसा होता है कि जो हम लिखते हैं वो आधे से ज़्यादा रहता ही नहीं है। तो हर गाने में बहुत तकलीफ होती है और हर गाने में बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं, और बहुत, मुझे तो ख़ास तौर से मैंने जितनी फिल्में अब तक की हैं उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से छूट गई होंगी, तो वो मैं नहीं कर पाया। और अक्सर ऐसा होता है कि जो हम लिखते हैं वो रहता नहीं है। अच्छा। तो बताइए, लिखने वालों की गलती तो इसमें है ही नहीं। तो इस पे भी हम बात करेंगे। वो अगेन वही आता है, आप कहें तो अभी इसको हम हाँ बात हाँ करें। बताइए, बिल्कुल। देखिए होता क्या है, मैं फिर वही कहूँगा कि मैं मेकर से कहता हूँ, जब मैं जाता हूँ तो उनसे बातचीत होती है। सबसे पहले तो यही कहते हैं कि भाई वो फिल्म की ज़बान नहीं है ये शायरी वगैरह। मैंने कहा फिल्म की ज़बान नहीं है? क्यों नहीं है? सब लोग तो यही ज़बान बोलते हैं, आपकी फिल्म में भी यही ज़बानें होती है। नहीं वो बहुत गाढ़ी पोएट्री, थोड़ा ये मैंने कहा एक बात बताइए। तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि आप सारी चीज़ें फिल्म में एडजस्ट करते हो। आपका हीरो, चलिए फिल्म की ज़बान हमने माना कि फिल्म की ज़बान बहुत नॉर्मल है, ये ज़बान नहीं जो मैं शायरी कर रहा हूँ, तो आपका हीरो जो है वो फाइटर भी तो नहीं है। आपने कहीं दिखाया नहीं किसी सीन में उसका बाप फाइटर था या कोई उसका लेना देना है फाइट से। अचानक वो हीरोइन को कोई छेड़ता है विलन और ये फाइट करने लगता है और इस कदर मारता है कि वो गाड़ियाँ घूम रही हैं, जो कि ऐसा होता नहीं है अमूमन। ये किसी भी फाइट की ज़बान लैंग्वेज है ही नहीं। तो आपका हीरो जैकी चैन नहीं है और वो अचानक जैकी चैन बना हुआ है। गाने जैसे ही फाइट आती है जैकी चैन बन जाता है, फिर वो नॉर्मल है। उसके बाद फिर आपकी फिल्म में गाना आता है, अचानक वो सोनू निगम या सिंगर बन जाता है, कोई भी सिंगर एक्स वाई जेड, तो वो सिंगर बन जाता है। कैसे गाता है? वो तो सिंगर ही नहीं है, उसकी ज़बान सिंगिंग है ही नहीं। हाँ, अगर आप किसी सिंगर पे फिल्म बना रहे हो तो वो सुर में गाना चाहिए, तो ये सुर में कैसे गाता है आपका हीरो? वो गाने के लिए वो सिंगर बन जाता है। ऐसे ही डांस के लिए, डांस है वो करता है, अचानक माइकल जैक्सन बन जाता है। उसने कभी जिंदगी में कोई डांस किया ही नहीं और नॉर्मल आदमी ऐसे बीट टू बीट डांस नहीं कर सकता, तो वो गाने के लिए डांसर बन जाता है। तो उसको सिर्फ पोएट्री के लिए प्रॉब्लम है। मतलब आपका हीरो गाने के लिए डांसर बना हुआ है, फाइट के लिए जैकी चैन बना हुआ है, सिंगिंग के लिए वो कोई सिंगर बना हुआ है, उसको गाने के लिए उसको पोएट्री के लिए पोएट बनने में क्या तकलीफ है? हाँ। तो तकलीफ एक्चुअली उसको नहीं होती है, आपके हीरो को तकलीफ नहीं है, तकलीफ होती है आपको। आप इन द सेंस जो पब्लिशर है या जो भी डायरेक्टर है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ से हम रिलेट करते हैं, जिसको हम जानते हैं, उसका हम ज़्यादा अपोज नहीं करते। जिसको हम जानते ही नहीं, हमारा नेचर बन चुका है, हम सीधा वहाँ से अपोज शुरू कर देते हैं। उसके बारे में उसके जो अच्छे उसके पहलू हैं ना वो जानते हैं, जो बुरे हैं ना वो जानते हैं। हम बिना जाने पहचाने, क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं, तो हम उसका अपोज शुरू कर देते हैं कि नहीं ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसा नहीं है। तो होता ये है कि जो डायरेक्टर या पब्लिशर्स होते हैं उनका ये है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी फ़ाइट भी देखी है, तो उनको फ़ाइट से प्रॉब्लम नहीं है।
उन्होंने पूरी ज़िंदगी यहाँ वहाँ बेसुरा कभी कुछ ना कुछ गाया भी है, तो उनको गाने से प्रॉब्लम नहीं है, वो गाने से रिलेट करते हैं। ऐसे ही वो डांस से भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी डांस किया है। उनकी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कभी पोइट्री ना सुनी है, ना पढ़ी है, और ना उनका पोइट्री से कोई लेना देना है। तो यहाँ से अपोजिशन शुरू होता है। पोइट्री का अपोज ये लोग करते हैं। और मैं हमेशा ये भी कहता हूँ, नहीं वो आजकल चलता नहीं है ऐसा। किसने कहा आपसे? ये 4x4 के रूम में बैठ के आप ही डिसाइड कर रहे हैं। एक आदमी बताइए जो कहीं से भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, किसी शहर से, बाराबंकी से, बनारस से या मुजफ्फरनगर से या कहीं से भी वो ट्रेन पकड़ के बॉम्बे गया, वहाँ से फिर उसने ऑटो पकड़ा, फिर वो उतरा, फिर वो आपके घर गया, फिर उसने डोरबेल बजाई, फिर दरवाज़ा खुला, फिर उसने आपसे कहा सर ये गाना, तो इस तरह की पोइट्री नहीं चलती है। एक आदमी आप पूरे कैरियर में बता दे, कोई हीरो बता दे, कोई डायरेक्टर बता दे, कोई प्रोड्यूसर बता दे कि कोई आदमी आया आपके दर पर? नहीं आया ना। तो ये खुद ही डिसाइड करते हैं। और आजकल तो माशाल्लाह हीरो डिसाइड करते हैं क्या गाना रहेगा, क्या क्या रहेगा। और फिल्मों का हाल देख लीजिए आप, गानों का हाल देख लीजिए। क्यों लगता है आपको कि इतना से मिल गया अब एक्टर? यही कि एक्टर, हमारी पूरी इंडस्ट्री जो है वो एक्टर बेस्ड हो गई है। और ये मैं फिर ये कहूँगा कि ये जितने भी हमारे पब्लिशर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। वरना तो जितने हमारे यहाँ गिनती के 12 हीरो हैं और 1200 डायरेक्टर हैं, तो बताइए कैसे फिल्में अच्छी बन सकती हैं? और कैसे एक एक्टर, फिल्म की प्राइस जो है वो 300 करोड़ है, 150 करोड़ एक्टर ले जाता है, तो कैसे बाकी की फिल्म बनेगी? क्योंकि हर डायरेक्टर को, हर प्रोड्यूसर को वही एक्टर चाहिए। इनको अपना एक्टर नहीं बनाना है। इन्हें भी जिन बैनर्स ने इनको बनाया, आप भी बनाइए, आप अपने एक्टर बनाइए। तो अब जब सबको यही चाहिए, अब जाहिर सी बात है कि सबको मैं ही सबके लिरिक्स मैं ही लिखूंगा, तो ऑब्वियसली मैं अपने आप को थोड़ा सा बचाने के लिए कि मैं इतना काम ना करूं या मेरी ज़्यादा डिमांड होगी, तो मैं अपने जो है भाव बढ़ा दूंगा उसी दिन। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। और फिर अब जिस आदमी को आप ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, जो सबसे महंगा आपके प्रोजेक्ट में, फिर चलती उसी की है मोस्टली। संजय के यहाँ हालांकि ऐसा नहीं है जी। तो जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, इसी बीच मुझे याद है कि साहिल लुधियानवी के बारे में कहा जाता था कि उनके लिखे हुए गाने फिल्मों को हिट करा देते थे। और उनके बारे में एक किस्सा बहुत फेमस है कि उन्होंने कहा था क्योंकि मेरे गानों की वजह से फिल्में हिट होती हैं, तो मैं हमेशा एक्टर से ज़्यादा पैसा लूँगा, भले 1 रुपये ज़्यादा लूँ। तो क्या ये इंडस्ट्री का हाल आज है कि पैसे एक्टर्स के बराबर हैं या बहुत बड़ा गैप है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गैप क्या, ज़मीन आसमान भी नहीं है। ज़मीन के नीचे कई राइटर पड़ा हुआ है और ये लोग आसमान पे हैं। और मैं आपको सच बताऊं, साहिर साहब सच कहते थे। और उस वक्त जो ना पोइट्री को जानने वाले लोग थे और गाने, मैं आपको फिर यहाँ बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान में फिल्मों से बड़ी ऑडियंस गानों की है। बिल्कुल है। 50 से 25 करोड़ लोग जो है वो, तकरीबन 50 करोड़ लोग गाने सुनते होंगे। फिल्में वही 3.5 करोड़ लोग देखते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा बिजनेस है गानों का, और गानों से कितना फायदा होता है फिल्म को। तो ऑब्वियसली प्राइस बहुत होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता, चलिए ठीक है, मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ जिसमें जो अब चल रहा है, जो हो रहा है, मैं ये भी नहीं कहता। लेकिन गाने के साथ वाकई में, और अकेले लिरिक्स के साथ नहीं, म्यूजिक के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक्टर है, मैं मानता हूँ उसका फेस होता है, उसी को लोग देखने आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी राइटिंग पे ही जो है बेस्ड है, वो भी राइटिंग पे ही टिका हुआ है। जिस फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, वो फिल्म ज़्यादा दिन तक बॉक्स ऑफिस पे चलती नहीं है। और उसके अगर डायलॉग अच्छे नहीं है, अगर सीन्स अच्छे नहीं हैं, अगर उसका स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं है, अगर उसकी कहानी अच्छी नहीं है, तो वो औंधे मुँह गिर जाती है। यही लिरिक्स का है। लिरिक्स कहाँ अच्छे होंगे? लिरिक्स उसी धुन में अच्छे होंगे जो धुन मेलेडी होगी, है ना। जहाँ मेलेडी बनेगी वहाँ लिरिक्स भी अच्छे होंगे। तो लिरिक्स अच्छे होंगे तो इसका मतलब धुन भी अच्छी होगी। और अगर ये मेलेडी बनेगी तो फिर शूट भी अच्छा होगा, वो उसमें कुछ ठहराव आएगा। और वो एक्चुअली फिल्में समाज का आईना होती है। और हाँ, एक बात मैं हमेशा और बोलता हूँ कि फिल्म जो है ना, ये एक आर्ट है। ऑब्वियसली बिजनेस भी है, लेकिन ये बनने के बाद बिजनेस है। बनने के बाद ही फिल्म बिकती है, बनने के पहले नहीं बिकती है। तो बनने तक इसको सिर्फ आर्ट रहने देना चाहिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि उसमें फर्स्ट डे से उसमें बिजनेस घुसेड़ देते हैं, है ना। ये कितना कमाएगा, नहीं ये चलता है, ये नहीं चलता है, नहीं ऐसा कर लेते हैं तो ये लोग आ जाएंगे, नहीं ऐसा कर लेते तो वो लोग आ जाएंगे। तो ये जो गणित इसमें लगाते हैं आर्ट में, तो कहीं ना कहीं फिल्म में आर्ट भी होना चाहिए। इसकी वजह से क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। बनने के बाद ऑब्वियसली वो बिजनेस ही है। अब फिल्म बना के आप ऐसे तो किसी घर पे डिलीवरी नहीं करोगे, थिएटर में चलेगी, लोग थिएटर में जाएंगे तो टिकट भी लेंगे, तो पैसे भी आएंगे। तो बिजनेस है, मैं ये नहीं कहता, होना चाहिए, लेकिन वो बनने के बाद, उसे बनने तक तो आर्ट रहने दो कम से कम।
तो ये एक बड़ा चक्कर है। जहाँ तक हम लोग गानों की बात कर रहे हैं और हम फिल्मों की भी बात कर रहे हैं, तो हमने अक्सर देखा है कि इंसान ने कोई फिल्म देखी हो ना देखी हो, अक्सर उसके गाने सुने होते हैं। जी। हमें भी बहुत सारे गाने याद होते हैं, ये भले ना याद हो ये कौन सी फिल्म का है। आपने मेरा एक गाना सुना होगा, कभी जो बादल बरसे। बिल्कुल आपको याद ही नहीं होगा वो कौन सी फिल्म, वही क्योंकि चीज़ मुझे है। खुद याद नहीं है। हाँ, मैं भी भूल गया जी। तो लोगों को ये याद रह जाता है कि गाना यार ये बहुत अच्छा था। जैसे कई बार इमरान हाशमी की फिल्मों के लिए कह दिया जाता है कि उनकी फिल्मों के गाने बहुत अच्छे होते, भले नाम ना याद हो, आप जी, इधर उधर जी, कर देंगे। जी। और उसके बावजूद गानों को या लिरिक्स जो लोग लिख रहे हैं उनको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। एज एन आर्टिस्ट डज दैट मेक यू फील वल्नरेबल? क्या वो आपको बुरा फील कराता है या? हाँ बिल्कुल, वो एज ए राइटर तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ख़राब फील होता है, और ये गलत है। इससे हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, इससे फिल्मों का नुकसान भी हो रहा है। ऑडियंस का तो देखिए कोई नुकसान नहीं है, वो तो जो आप उसको देंगे वही सुनेंगे, और वो आपके पीछे उसके अपने अपने काम है, अपने बिजनेस हैं उसके, वो बिजी है। तो ये मेकर्स का नुकसान हो रहा है, उनको पता नहीं, वो बाद में फिर बैठ के रोते रहे, यार फिल्म फ्लॉप हो गई, चली ही नहीं, ये नहीं हुआ, क्योंकि गाने ही नहीं पहुंचे। गाने वहाँ भी जाते हैं। मैंने फिर कहा कि गानों का आपकी बातों से ही अगर हम निकाल लें, आपने खुद कहा कि गाने पता होते हैं, फिल्म नहीं पता होती, क्योंकि सब बिल्कुल। लोग, गानों का मार्केट बहुत बड़ा है, गाने बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं, फिल्में उतने लोग नहीं देखते। और सोचिए जिस चीज़ का इतना बड़ा मार्केट है, इतने लोग उसको पसंद करते हैं, उसी पे इनका ध्यान नहीं है, तो फिल्में कैसे फ्लॉप नहीं होंगी, फिल्में इनकी कैसे डब्बे में नहीं जाएंगी, वो एक बड़ा पार्ट है। और ऑब्वियसली जब आप गानों पे ध्यान दोगे, गाने अच्छे होंगे, तो आपकी स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी होगी और वो उसको आगे पुश करेगी, क्योंकि फिल्म भी तो आपकी गाने उसमें ही जा रहे हैं ना, तो ये उसके दुश्मन बन जाते हैं गानों के। ये नहीं सोचते कि भाई ये हमारी फिल्म का हिस्सा है। तो मगर ये गानों करना के चाहिए। नेचर में भी एक चेंज आया है। अगर हम लोग आज से 50 साल पहले के गाने सुने तो लोगों को आज भी वो गाने याद होंगे। जो गाने शायद हमारे पिताजी सुनते थे, वो गाने आज के बच्चे भी जब सुकून में बैठेंगे तो जी। वही गाने सुनेंगे। जबकि हर साल मुझे लग रहा है कम से कम 100 गाने तो आते होंगे। नहीं, सो नहीं, ये तो कई हजार गाने कई आते हैं। हजार गाने हाँ, ये आते देखिए, इस पे एक यही है कि पहले गाने बहुत देर तक चलते थे। उसमें एक ये है कि चलिए मैं इससे थोड़ा सा एक कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ कि पहले गाने जो आते थे वो साल में 10-20 गाने आते थे, और वो उनको आते आते हम तक पहुँचते पहुँचते महीनों लग जाते थे, है ना, हम तक उनके विजुअल्स पहुँचते हुए महीनों लगते थे, क्योंकि फिल्म पहले मेन सिटीज़ में रिलीज़ होती थी, फिर वो छोटे स्टेशनों पे जाती थी, फिर वो कहीं टीवी पे आती थी। अभी तो एक्सेस, आज पिक्चर रिलीज़ हुई और उसके अगले दिन आपके पास उसके विजुअल्स पहुंच जाते हैं, गाने रिलीज़ हो गए तो आपके उस पे आ गए मोबाइल पे। तो उसमें ये है कि चलिए ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि जो गानों को उस वक्त 5 साल में पॉपुलैरिटी मिलती थी, या उससे 5 साल में जितनी कमाई होती थी, जितना फेम मिलता था, उतना चलिए 5 दिन में मिल जाता है, तो वो तो बात मगर बराबर सर होगी। रिटेंशन नहीं है। हाँ, वो तो रहेगा ऑब्वियस, क्योंकि इतने गाने आते हैं। ये एक्चुअली ज़्यादा चीज़ जब हो जाती है ना, हाँ। किसी भी चीज़ को भी, यहीं हम एक इंटरव्यू कर रहे हैं अगर यहाँ, और इसी वक्त में आपको 10 लोगों का इंटरव्यू करना है, तो जाहिर सी बात है आप मुझे जो है वो फटाफट 10 मिनट में करेंगे, और फिर सुनने वाले भी सोचेंगे नहीं हम अगला सुन लेते हैं, आगे इससे अच्छा क्या आया। तो एक इसका ये भी है। और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली काम भी बहुत ख़राब हो रहे हैं, माफ़ करें आप, कहीं ना कहीं गाने भी बहुत ख़राब बनते हैं, और बिल्कुल मेलोडी पे ध्यान नहीं है, और बस सिंगर के पीछे भागते हैं। अच्छा ये सिंगर हिट हो गया तो इसको ले लेते हैं, अब वो क्या धुन होगी, क्या लिरिक्स होंगे, इस पे जो मेन चीज़ है उस पे कोई काम ही नहीं करता। लैंग्वेज भी डाइल्यूट होते गई है। पहले हम देखते थे कि हिंदी है, उर्दू है, जी। आज इंग्लिश हो चुकी है। हर एक गाने में जो उसका हुक कहते हैं वो होगा एक इंग्लिश का शब्द। हमने बहुत से गानों में देखा है। हाँ वही, ये तो चलो चलो ठीक है, मैं उससे गुरेज नहीं करता। अगर हम किसी दूसरी ज़बान पे काम कर रहे हैं, उसके कुछ वर्ड ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से पेश किया जा सकता है। आपने किसी ज़बान का इतना खूबसूरत कोई वर्ड लिया और उसे ऐसे ही फेंक दिया, आपने उसको पेश नहीं किया, तो आपने उस वर्ड की भी तौहीन की, और सामने वाले जिसको हम दे रहे हैं, परोस रहे हैं उस चीज़ को, उसकी भी आपने तौहीन की। तो आप दोनों की कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि अच्छा काम हो सकता है, आप लीजिए अंग्रेज़ी के वर्ड, मैं नहीं कहता। हालांकि हमारी हिंदी और उर्दू जो है, जो इसका मिश्रण है, और ये बहुत कमाल की लैंग्वेज है, इनको मालूम ही नहीं है। ये हमारी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम वेस्टर्न कल्चर, जो कल्चर से बहुत मुतासिर हैं, हम उसकी तरफ भागते रहते हैं। ये है, अब इसका कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत देर में हमको समझ में आता है, जब हम मेरे ख्याल से 60-70 तक पहुंच जाते, तब समझ में आता है कि एक्चुअल हम तो ये थे ही नहीं जो हम बने हुए हैं, फेक। अब देखिए यही बात निकली
कि हमारी जो फिल्में हिंदी में बन रही हैं, हाँ। हिंदी देखने वाले, हिंदी सुनने वाले, उसकी स्क्रिप्ट जो है वो रोमन में लिखी जा रही है। बताइए, सारे एक्टरों को हिंदी आती ही नहीं है, उनके रोमन में स्क्रिप्टें लिख उनके घर जा रही हैं, तो वो क्या पढ़ेगा, क्या उस वर्ड को वो वर्ड रोमन का नहीं है, अंग्रेजी का वर्ड जो है उसकी अपनी एक फीलिंग है। तो और ये जो हिंदी और उर्दू के जो वर्ड हैं इनकी अपनी एक फीलिंग है, तो जब वो हम वर्ड बोलते हैं तो वो फीलिंग आती ही नहीं है। जैसे हम अंग्रेजी हम सीख के बोलते हैं, है ना, तो ऐसे ही आजकल ये हमारे एक्टर हिंदी वो सीख के बोल रहे हैं वहाँ, तो सोचिए कैसे इनके वर्डों में फीलिंग आएगी। अजीब बात है, ऐसे करते हैं जैसे क्या बात कर रहे हैं, बोलना कुछ था, जो डायलॉग जो लिखा गया है उसकी फीलिंग कुछ है, अब आ कुछ रही है, बोल कुछ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कहाँ से लोगों पे असर करेगा। चीज़ें असर नहीं करती हैं, ऐसा, ये मजाक नहीं है। फिल्म एक ख्वाब है, जिन लोगों को ख्वाब में यकीन है, एक तो उनको फिल्म समझ में नहीं आती है ना, नंबर एक, और ख्वाब भी कौन सा, वो ख्वाब जो जागती आंखों से दिखाया जाता है और 350 या 400 रुपए लेके दिखाया जाता है, तो वो आसान काम थोड़ा ही है। तो वो जब तक असर नहीं करेगा, उसमें फीलिंग नहीं होगी, वो लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। और हम चाहते हैं कि बस हम, ये पूरी इंडस्ट्री को शिकायत है, रोज बातें करते हैं, नहीं फिल्में नहीं चल रही, बाइकआउट हो रहा है, फला हो रहा है, झंझट हो रहा है, ढिकड़ा हो रहा है, कहाँ से होगा भाई। आपकी चीज़ों से लोग जुड़ते ही नहीं है, तो जिस चीज़ से लोग जुड़ते नहीं हैं तो क्यों जाएगा कोई उसको देखने, या क्यों वहाँ जाए। वो फीलिंग ख़त्म कर ली, जो हमारा कल्चर था, जो हमारा लिटरेचर था, जिससे हम जुड़ते हैं। आज भी जब हम बैठते हैं तो हम वही बातें करते हैं, तो जब हम उससे जुड़ते ही नहीं तो लोग क्यों जुड़ेंगे भाई। लोगों ने क्या तुम्हारा ठेका लिया हुआ है। उसी के अलावा एक चीज़ देखने में आती है कि अब शायरी तो छोड़ ही दे, अब तुकबंदी को शायरी कहने लगे हैं लोग, कि आखिरी के 2 शब्द मिलते हैं तो वो शायरी हो गई, आता है जाता है, खाता है पीता है। ऐसे अगर आपके लास्ट के 2 शब्द मिल रहे हैं, आपने 4 लाइनें जोड़कर बना दी और वो शायरी बन गई, और ऐसे 2-4 शायरियाँ डाल देते तो गाना बन जाएगा। जी हाँ, ये भी है, तुकबंदी तो खैर हो ही रही है, लेकिन चलो मैं इसको भी गनीमत कहता हूँ कि कुछ तो हो रहा है शायरी के नाम पे। लेकिन अब देखिए, हाँ एक बात यहाँ एक मैं आपसे कह दूं कि शायरी को और शायर को थोड़ा सा ये कहा जाता है कि यार आप बहुत ही सैड बातें करते हैं और शायरी बड़ी सैड चीज़ है और ये है वो है। देखिए, मैं उन लोगों से ये कहता हूँ कि भाई, आप जो काम करते हैं, आप कोई टीवी की दुकान चलाते हैं या आप कोई टीवी बेचते हैं अपनी दुकान पे, या कोई फ्रूट बेचता है, या कोई, भाई मैं वो काम नहीं करता हूँ, मैं आपकी तरह नहीं रह सकता। मेरा काम है पोइट्री, तो मैं पोइट्री जीता हूँ और पोइट्री को ही मैं खाता हूँ, पोइट्री को ही पीता हूँ, तो मैं ऑब्वियसली मैं वही चीज़ करूँगा, मैं उसके लिए ही बना हूँ। और तो उसके लिए भी वैसा सुनने वाली ऑडियंस है, तो उसके लिए मेरे पास एक शेर है कि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में हैं। तो हम तो वही काम करेंगे जो हमें आता है, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, और जो हमने जिसको बिजनेस बना लिया है, तो हम बिल्कुल वही करेंगे। तो लोगों को ये समझनी चाहिए बात कि मेरा काम, अब जो लोग कॉमेडी करते हैं वो हंसते हैं। मैं एक बार कपिल के शो में भी गया था, तो मैंने वहाँ भी उनसे यही कहा, वो कह रहे थे कुछ ऐसा करेंगे जो हम हंसे। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं शायरी के लिए बना और मैं शायरी करता हूँ, इसीलिए आपने मुझे बुलाया है। हाँ। अगर मैं ये इस मकाम पे नहीं होता, मैं ये पोइट्री नहीं कर रहा होता, तो आप मुझे क्यों बुलाते। तो मैं तो वही करूँगा। उसी में हम कुछ कोशिश करें, कुछ ऐसे पहलू निकालें कि वो थोड़ी सी मस्ती भी बन जाए। लेकिन वो जो एक पेन है पोइट्री का, और जो एक वो एक्चुअली पोइट्री आईना होता है, तो वो जो पेन है, वो जो पोइट्री है, वो रहनी ही चाहिए। जिस दिन वो नहीं होगी, मेरा काम उस दिन खत्म है, मुझे अपना बिस्तरा बोरियां बांध लेना चाहिए। एक बहुत ही पॉपुलर थॉट है, लोगों का मानना है कि शायरी और गाना सिर्फ टूटे हुए दिल से निकल के आता है। लोग, मतलब हम लोग, ऐसा नहीं है कि सारी शायरियाँ टूटे, मतलब दिल टूटे आशिकों के लिए होती है या नाकाम इश्क के लिए होती है। प्यार के लिए भी बहुत सारी शायरियाँ लिखी जाती हैं, माँ बाप, रिश्ते नाते, सबके लिए लिखी जाती है। लेकिन कहा जाता है कि जब दिल टूटता है उसके बाद ही इंसान शायर बनता है या सिंगर बनता है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, यहाँ पे एक अच्छी बात आपने ये की है, बहुत कमाल का सवाल है कि दिल तो हर आदमी का टूटता है। जरूरी नहीं किसी लड़की के लिए ही दिल टूटे, हाँ वो भी टूटते हैं, टूटने भी चाहिए। और हर चीज में देखिए, पोइट्री हर जगह है। दिल हमारा काम के लिए भी टूटता है, तो वहां भी आपको सैड हो या पोइट्री काम आती है। और दिल हमारा माँ के लिए भी टूटता है,
और सपोज करो हमारी माँ नहीं रही इस दुनिया में, वो चली गई, तो सोचिए क्या हाल होता होगा। दिल हमारा बाप के लिए भी टूटता है। तो हर रिश्ते के लिए और हर प्रोफेशन के लिए दिल टूटता है। तो शायरी चाहिए। ये लोग कौन हैं मुझे पता नहीं जो कहते हैं कि शायरी दिल टूटने वाले ही सुनते हैं, दिल टूटने वाली चीज़, ये पागल हैं। इनको इलाज की ज़रूरत है। हर आदमी को कहीं ना कोई 24 घंटे में कम से कम 10 घंटे पेन है उसको। और ज़िंदगी इसी का नाम है। ज़िंदगी समतल मैदान नहीं है कि चली जा रही है, झुर्र बैठे और चले गए। ये चटियल मैदान है, इसमें उतार चढ़ाव हर वक्त है। आपके ऑफिस में जब आप यहाँ काम करने आते हैं तो यहाँ 25 चीज़ें होती हैं, 25 तकलीफ़ें होती हैं। आसान काम नहीं है ये। तो 25 तकलीफ़ें होती हैं, हर तकलीफ़ में आपको पेन होता है, हर्ट होते हैं, वो भी एक पेन है। तो पोइट्री हमेशा ये क़यामत तक रहेगी और ये हमेशा रहेगी और इसकी हमको ज़रूरत है। मैं करता हूँ इसलिए नहीं कह रहा, इसकी हमको ज़रूरत है। ये हमारी खुराक है, ये हमें सहारा देती है, ये हमें समझाती है, ये हमें उस सिचुएशन के लिए तैयार करती है। तो ये कौन लोग हैं जो कहते हैं, इसका मतलब इनमें दिमाग नहीं है। ये इनको फिर कुछ भी पता नहीं। इनको आज किसी ने हर्ट किया है ऑफिस में, कोई इनके साथ तकलीफ हो गई, इनको अपने आप को उससे बेहतर करना है। ये फिर वो लोग कभी नहीं कर सकते अपने आप को। जब तक आपको तकलीफ नहीं होगी आप अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते। मुझे लगता है हो सकता है लोग सबकॉन्शियसली रियलाइज भी नहीं करते हैं कि हाँ, उसको उनको इन पता नहीं चीज की चलता। यानी जरूरत है। हाँ, ये कहीं ना कहीं नंबर कम वाली बात है। हाँ। कहीं ना कहीं नंबर कम होते तो उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। तो अगर आप ये चीजें महसूस नहीं कर रहे हैं, अपने काम में महसूस नहीं कर रहे हैं, इवन जो कॉमेडी करते हैं लोग, उनके पास भी 50 उतार चढ़ाव हैं, उनको भी पेन होता है। हर कदम कदम पे पेन है, हर कदम कदम पे एक तकलीफ है। तो उसी का नाम पोइट्री है। मतलब डेली लाइफ की बात करें तो वो इतना आसान है कि अगर किसी को कोई बात बुरी लग जाती है तो तुरंत व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लग जाता है 2 लाइनों का, जो आप कहीं से कोई पोइट्री उठाकर या कोई कोट उठाकर डाल देते हैं कि सामने वाले को रियलाइज हो जाए कि क्या हुआ है, जब आप नहीं कहना चाहते कुछ। इसमें एक ये पहलू है कि अब इसमें जाहिर सी बात है, तकलीफ वाले पहलू है तो खुशी वाले पहलू भी। बिल्कुल। तो कुछ लोग सिर्फ खुशी काउंट कर लेते हैं और उससे पूरी दुनिया को चश्मा लगा के खुशी के चश्मे से आंकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। उसके लिए भी गाने बनते हैं, तो उसके लिए भी लोग पोइट्री करते हैं और उसके लिए पोइट्री है, रोमांटिक पोइट्री भी होती है। तो ये है। इतने सारा आप पोइट्री में रहे हैं, आपने गाने लिखे हैं, शुरुआत से आपने चाहा था कि आप लिखने वाली फील्ड में जाएंगे, कुछ लिखेंगे, फिल्में लिखेंगे, डायलॉग्स लिखेंगे या गाने लिखेंगे, या आपका भी वो कोई एक टर्निंग पॉइंट था, कोई एक दुख तकलीफ था जिसके जी बाद हाँ, से बिल्कुल शुरुआत से तो नहीं चाहा था। मेरे घर पे खेती होती है, आज भी मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे माँ बाप आज भी खेती ही करते हैं। तो शुरू से तो नहीं था और मेरे ख़ानदान में कभी कोई हुआ नहीं, कोई पोएट नहीं है, कोई शायर नहीं है, कोई गीतकार नहीं है, कोई राइटर भी नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, शुरू से तो नहीं था। लेकिन हाँ, जब मैं बड़ा हुआ तकरीबन 17-18 साल, तो उस वक्त मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी और मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिन जो तकलीफ़ें थी वो जिनको मैं लोगों से कहना चाहता था। लेकिन चूंकि मैं छोटा था और छोटा मुंह बड़ी वाली बात हो जाती है, तो मेरी बात कौन सुनेगा। तो मुझे जब मैंने फिर पोइट्री सुननी शुरू की, मैं पोइट्री सुनता था पहले से थोड़ा, तो मुझे पता चला कि यार ये पोइट्री एक ऐसा मीडियम है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हर आदमी सुनता है। तो अगर मैं ये छोटे मुंह से बड़ी बात पोइट्री के थ्रू कहूँगा, जो मेरा पेन, जो मैंने अपने आसपास महसूस किया या जो मैं खुद के लिए महसूस कर रहा हूँ, वो सारी बातें मैं अगर पोइट्री के थ्रू कहूँगा तो लोगों की मजबूरी होगी उसको सुनना, क्योंकि लोग उसको सुनना चाहते हैं, उसको सुनते हैं। तो मैंने इसलिए मीडियम चुन लिया और बस मैं उस दिन से शायरी करने लगा और ऐसे ही बहुत टूटी फूटी शायरी करता था। अभी भी मैं कोई बहुत बड़ा शायर या कोई बहुत बड़ा गीतकार या कोई बहुत बड़ा राइटर नहीं, मुझे बहुत कुछ अभी सीखना है और ये जब तक ये ज़िंदगी रहेगी मैं सीखता रहूँगा, तभी मैं कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। तो बस वहाँ से ही मैंने लिखना शुरू किया और उसके बाद मैं 2002 में मैं मुंबई की तरफ रवाना हो गया। क्या बात है। हम आपको कुछ सिचुएशंस देते हैं, अगर आप उसके बारे में कोई गाना या 2 लाइनें, कोई शेर बोलना चाहें। अगर कोई मजनू हो जाए तो उसके लिए कोई शेर या गाना आप क्या बताएंगे? दर्दे जुदाई सुन्नते मजनू है इश्क में। सुन्नत मतलब वो, उसे हम कहते हैं कि जो काम कोई हमारा आइडियल कर रहा है, हम उसको करें तो वो एक सुन्नत बन जाती है, यानी वो एक सिस्टम बन जाता है। तो दर्दे जुदाई सुन्नते मजनू है इश्क में, तुम भी तुराज इसको अदा हू बहू करो। तो अगर मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ या मैं उस पेन से गुजरना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे ये शेर याद आया। और भी मेरा बड़ा मशहूर शेर है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में काउंट करें सुबह से शाम तक तो ऐसी 10 सिचुएशन आती हैं सुबह से शाम तक। अगर आप
हंसी का ही काम करते हैं, कॉमेडी करते हैं, रोमांस भी छोड़ दीजिए, उसमें भी रोमांस भी एक पैथोस है, एक दर्द है उसमें भी, जो जो पॉजिटिव जो दर्द होता है जिसको हम मतलब वो नेगेटिव नहीं है, उसमें 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 कुछ नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन जो एक शिद्दत जो होती है वो भी एक दर्द ही होता है। तो सुबह से शाम तक अगर हम देखें तो 10 सिचुएशन ऐसी आती हैं जहां मेरा शेर ये जा सकता है कि मेरी तकलीफ़, मेरा गम, मेरा सदमा पता चलता, कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। क्या बात है। बहुत अगर शुक्रिया। किसी को तलब लग जाए किसी की उस वक्त, अगर तलब लग जाए तो उस वक्त तो फिर मेरा गाना है वो कभी जो बादल बरसे, हाँ वो भी हम गा सकते हैं। और एक दिल है एक जान है, हाँ, दोनों दोनों तुझ पे कुर्बान है, एक हाँ। मैं हूँ एक ईमान है, दोनों तुझ पे, यानी एक ऐसी तलब है जिसपे मेरे पास जो खास चीज़ें हैं जिनसे मैं बनता हूँ वो सब तुझ पे कुर्बान है। तो तलब में तो फिर यही होता है कि आदमी भागता है आंख बंद करके। किसी की इबादत में कुछ कहना हो तो? उसमें मेरा बहुत खूबसूरत गाना है, एक गाना है मेरा जो बाजीराव मस्तानी का है। अगेन वो गाना स्टैंड स्क्रोल में सर ने डाल दिया था, फिर उस गाने की अपनी एक पावर थी कि वो चला। वो गाना है कि आज इबादत रूबरू हो गई है, जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गई है, मेरे मौला तेरा शुक्रिया। खूबसूरत, थैंक यू। खूबसूरत। बेबसी में अगर कुछ गाना हो? अब बेबसी तो वो प्यार ही क्या जिसमें बेबसी ना हो, और बेबसी का ही नाम प्यार है एक्चुअली। जब हम किसी चीज़ हम बेबसी उस चीज़ के लिए होते हैं जिससे हमको प्यार होता है, वहाँ हम अपने हथियार डाल देते हैं। और उसके लिए मेरा एक शेर है कि दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतज़ार में। तो पत्थर बनना पड़ता है, अब बेबसी है कि आपके पास कोई चारा ही नहीं है, इंतज़ार कीजिए आप। एक क्वेश्चन जो लोग अक्सर पूछते हैं और जिसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप म्यूज़िक की फील्ड से इतना जुड़ाव रखते हैं, तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ जी। कि कोक स्टूडियो इंडिया वर्सेस कोक स्टूडियो पाकिस्तान, कौन सा बेहतर है? ऑब्वियसली हिंदुस्तान पूरी दुनिया से बेहतर है। वो कोक स्टूडियो और ये स्टूडियो वो सब हटा दीजिए। आज हॉलीवुड यहाँ काम कर रहा है, सोचिए नेटफ्लिक्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सच आज बात है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं, उसी की चर्चा पे हम बैठे हुए थे। तो हिंदुस्तान से अच्छा इस दुनिया में, मैं बहुत मुल्कों में गया हूँ, हिंदुस्तान से अच्छा इस दुनिया में कोई देश नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि ये मेरा देश है और क्या मैं बात इससे प्यार करता हूँ और इससे हम सब प्यार करते हैं। और जो यहाँ वैरायटी है, जो यहाँ चीज़ें हैं, जो बहुत कमाल की चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हॉलीवुड में फिल्में बनती है और पूरी दुनिया में एक कल्चर है, आधी दुनिया में एक ही कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर। तो फिल्म बनती है तो उनके लिए आसान है, एक फिल्म बनाई है वो चल गई पूरी दुनिया में। हमारे लिए सोचो कितना टफ जॉब है कि हमारी हर गली में 150 कल्चर हैं। सही बात है। इतनी खूबसूरत कहीं मिलेगी नहीं। वो अलग बात है कि हमने थोड़ा सा इसको बदसूरत किया हुआ है हमारी सोच के हिसाब से। जो जैसे अब यही बात आई कि पोइट्री का अपोज है, पोइट्री नहीं होनी चाहिए साहब, पोइट्री साहब सैड होती है, पोइट्री फला होती है। तो इसको हम सब की जिम्मेदारी है कि इस गुलदस्ते को हम मिल के हम सब इसको खूबसूरत बनाएं और इसमें जो लोग काम करते हैं वो अपना अपना बेहतर इसमें डालें और इसको हम खूबसूरत बनाएं। तो ये जन्नत से कम नहीं है हमारा देश। बहुत सही बात कही आपने। एक रैपिड फायर सेशन करेंगे और उसके बाद हम इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। मुझे जानना है कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा फेवरेट गाना जो है वो बिनते दिल है। क्या बात है। आपका पहला पेचेक गाने के थ्रू कितने का आया था? पहला बहुत ही कम था, मेरे ख्याल से 5-7 हज़ार का हुआ। और कौन से ईयर में था अगर याद हो तो? ये था तकरीबन 2005 में। मेरी पहली फिल्म आई थी कुड़ियों का है ज़माना। हाँ। जी हाँ। आपका फेवरेट सिंगर मेल और फीमेल? ऐसे तो मेरे बहुत सारे फेवरेट सिंगर हैं पुराने, लेकिन अगर आज की तारीख में मैं कहूँ तो मुझे अरिजीत सिंह मेरा चूँकि दोस्त भी है और हमने साथ में कई कोलैबोरेशन किए हैं, कई काम किए हैं, तो मुझे उसकी आवाज़ बहुत, सभी सिंगर बहुत अच्छा गाते हैं। देखिए फिर मैं वही कहता हूँ कि ये गुलदस्ता है और ये
डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम है। सब अलग अलग तरह की वॉइसेस हैं, अलग अलग तरह की फील हैं और गाने हर तरह के होते हैं फिल्म में, तो सब अपनी जगह बहुत कमाल के सिंगर हैं और मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ। और लेकिन मुझे अरिजीत की जो, क्योंकि मैं एक शायर हूँ और मैं फील करने वाला आदमी हूँ, फीलिंग का ही मेरा काम है, तो मुझे उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा फीलिंग नज़र आती है और फीमेल मैं में ज़्यादा महसूस कर। और फीमेल में भी बहुत सारी अच्छी सिंगर हैं वही, लेकिन श्रेया घोषाल आज की तारीख में वो बहुत अच्छी एक सिंगर है। क्रिएशन आपका जो आपको बहुत प्राउड फील कराता है, आपका कोई ऐसा गाना? देखिए संजय जी के साथ मैंने जितना भी काम किया है, वो अगर मेरा वो पहला गाना भी आपने जो उनके साथ मेरा पहला गाना था, तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, तो वो उन्होंने बहुत खूबसूरत, हालांकि सारे गाने उन्होंने, बहुत खूबसूरत है और वो मैं, आप यकीन करें, मैं यहाँ उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं उन्हीं की वजह से आज जो भी कुछ हूँ इंडस्ट्री, क्योंकि उन्होंने मुझे एक के बाद एक बड़ी फिल्में दी। और फिल्मों के भी अलावा वो जो मेरी जो वो हमेशा ये पूछते क्रिएटिव हैं, स्पेस। हाँ, जो मेरी जो चीज़ें हैं वो इंसान लेता है और उसको समझता है, तो मेरे लिए इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। मैं तो चूंकि इसी के लिए पैदा हुआ हूँ और यही करते करते मैं एक दिन मर जाऊंगा। आपके फेवरेट पोएट कौन है? मेरे फेवरेट पोएट, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात हम करें तो दो लोग हैं, जिसमें नंबर 1 पे आते हैं आनंद बख्शी साहब और नंबर 2 पे आते हैं साहिल लुधियानवी साहब। क्या मैं बात इन है। दोनों का फ़ैन हूँ बहुत हाँ। ज़बरदस्त फिल्मी एतबार से। और हाँ। अगर हम शायरों की बात करें तो बहुत सारे शायर मेरे फेवरेट हैं। गजल और कव्वाली में से कुछ एक चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? ऑब्वियसली गज़ल चुनूँगा मैं। अच्छा, कोई ऐसा फिल्म मेकर जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? मैं तो ऐसे सभी के साथ काम करना चाहता हूँ, हाँ। सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ। मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ, जिन लोगों के साथ, वो बहुत कमाल के लोग हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। मेरी ख्वाहिशें कोई बहुत बड़ी नहीं है, बस मैं जिन चीज़ों के लिए पैदा हुआ हूँ वो ठीक से पहुँच जाएँ, वो किसी के भी थ्रू पहुँचे, ये क्योंकि मैं ये बस पहुँच जाएँ और पहुँच रही हैं लोगों तक, तो मैं खुश हूँ। एक ऐसा शख्स जिससे आप मिलना चाहते थे लेकिन क्योंकि उनका इंतकाल हो गया तो आप नहीं मिल पाए? लता जी, उनके साथ हम गाना भी करने वाले थे। हाँ। लेकिन गुजारिश में उनके साथ हम गाना करने वाले थे, वो फिर बीमार हो गई और वो गाना वो गा नहीं पाए और मैं रह गया, मैं उनसे मिल भी नहीं पाया। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन करंट में तो सबसे लास्ट में यही गए हैं, तो मैं बिल्कुल उनके साथ काम करना चाहता था। ठीक है सर, हम इंटरव्यू को रैप अप करें उससे पहले मैं चाहूँगी कोई एक शायरी जो आप हमारी ऑडियंस के लिए बोलना चाहें। देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये ज़िंदगी बहुत कीमती है और ये एक ही है और इसको हम ज़ाय ना करें और इसमें हम बहुत ध्यान दें और बहुत ध्यान से इसको खूबसूरत बनाएं। उसके लिए एक शेर है कि ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छा लगा शुक्रिया। आपसे बात करके और बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी आने वाली Thank you so much. प्रोजेक्ट के लिए। मैं बस आपके थ्रू ये कह दूं कि उसको देखिए, बहुत अच्छी, बहुत मेहनत करके संजय जी ने ये वेब सीरीज़ बनाई है, बहुत खूबसूरत भी है और मैंने भी बहुत मेहनत की है, तो आप गाने सुनिए और वेब सीरीज़ देखिए। महीनों महीनों की मेहनत है जिसको मिलाकर एक पूरी वेब सीरीज तैयार की गई है, हीरा मंडी उसका नाम है। उसके अलावा ये इंटरव्यू कैसा लगा वो भी बताइएगा। सर का आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है नीचे लिखते जाइएगा और उस गाने की फेवरेट लाइन कौन सी है, क्योंकि बहुत सारे इनके गानों में कुछ एक ऐसी लाइन होती है जो इंसान को हिट कर जाती है, जो आपको याद रह जाती है। वो लाइन कौन सी है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मज़ेदार इंटरव्यूज़ देखने के लिए अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।